नमस्कार, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म पर। आप लाइव हो जाइए फटाफट, सेशन का आपके हो टाइम। डॉक्टर आ रही है योर सब्जेक्ट। If you are having any doubt in question in very ask stage first before I start. डाउट कोई क्वेश्चन कोई, फिर शुरू करेंगे आपका सेशन। Is everything okay or is there any problem? फाइन है सब, तो शुरू करें। इन द प्रीवियस क्लास हम किसकी बात कर रहे थे? इन द प्रीवियस सेशन टीएस एलियट की बातें कर रहे थे। टीएस एलियट को शुरू किया था और उनके पोएम्स पर बात भी कर ली थी, आपने जिक्र भी कर लिया था। और आज टीएस एलियट के ओपिनियंस हैं, कुछ उनके क्रिटिकल ओपिनियंस, खास करके क्रिटिकल फ्रेजेस उनके जो पेपर में आ जाते हैं अक्सर क्वेश्चंस बन करके कि ये किसका फ्रेज है, ये किससे रिलेटेड है, किस कॉन्टेक्स्ट में किसने क्वाइन किया है। तो आज उसको देख लेते हैं, आज उस पर बात कर लेते हैं। और पहला जो है वो है थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी। टीएस एलियट उस जमाने के क्रिटिक हैं जब न्यू क्रिटिसिज्म अपने जो है बिगिनिंग से लेकर के और पीक तक था। और न्यू क्रिटिसिज्म बात कर रहा था कि सब्जेक्ट से हट करके जो है कॉन्टेक्स्ट से हट करके हम वर्ड्स ऑन द पेज की बात करें, राइट। वर्ड्स ऑन द पेज पर वो फोकस कर रहा था। और वर्ड्स ऑन द पेज के बाद जो थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी आती है वो जॉन कीट्स की थ्योरी निगेटिव कैपेबिलिटी से प्रभावित होती है। जॉन कीट्स की थ्योरी है निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी ये कहती है कि हर पोएट के पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनालिटी को निगेट कर दे अपने लिटरेचर में, कैरेक्टर को खुद से ही ग्रो करने दे और कैरेक्टर को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग गवर्न होने दे। ऐसा नेगेटिव कैपेबिलिटी थ्योरी मानती है, राइट। टू निगेट योर पर्सनालिटी एंड टू लिव अप टू द लाइफ ऑफ द कैरेक्टर दैट यू हैव क्रिएटेड, दैट यू हैव इन्वेंटेड। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी भी यही कहती है कि पोएट को क्या होना चाहिए, कभी भी पोएट को पर्सनल नहीं होना चाहिए, पोएट को इम्पर्सनल होना चाहिए। और ऐसा कह करके टीएस एलियट रोमांटिक थ्योरी ऑफ पोएट्री को और जो विक्टोरियन पोएट्स हैं उनको दोनों को एक साथ क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि रोमांटिक पोएट्री में एक्सेसिव जो है इगोइज्म आ गया है, एक्सेसिव इगोटिस्टिकल सब्लिमिटी वहां पर आई है। और टीएस एलियट उसके बिल्कुल खिलाफ होते हैं। ये कहते हैं कि अ पोएट शुड बी टोटली इम्पर्सनल। कहते हैं कि पोएट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ एन इमोशन। इमोशंस का जो है टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है पोएट्री, बट पोएट्री इमोशन से स्केप है। इट इज एन स्केप फ्रॉम इमोशन। इमोशन से बचने का तरीका है। और इमोशन से कैसे बचा जा सकता है उसको कहते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के थ्योरी में बाय फाइंडिंग टू अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ चेन ऑफ आइडियाज, जिसके थ्रू आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस करें। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में पोएट शुड नॉट बी इम्पर्सनल, पोएट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इसकी बात करते हैं। एलियट अपोजेस द रोमांटिक कंसेप्शन बाय एडवांसिंग हिज थ्योरी ऑफ द इम्पर्सनैलिटी in art and opines that the process of depersonalization is the process of art's creativity. Depersonalization is the process of art's creativity. Eliot particularly objected to the great romantics as well as Victorians who exaggerated the need to express the human personality and subjective feeling so much so that poetry in their hands became a kind of self worship. उन लोगों के हाथ में, रोमांटिक्स और विक्टोरियंस के हाथ में पोएट्री एक तरीके की सेल्फ वर्शिपिंग बन गई है। वो सेल्फ की ही बात करते हैं और टीएस एलियट उसके बिल्कुल दूर खड़े होते हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। टीएस एलियट का ये भी मानना है
कोई भी पोएट अपने आप में कंप्लीट पोएट नहीं होता, कोई भी चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती, सबके पीछे एक पास्ट होता है, एक हिस्ट्री होती है, और उस पास्ट से और उस हिस्ट्री से वो गवर्न होता है, उस पास्ट और हिस्ट्री से वो मिल करके बनता है, और वही पास्ट और हिस्ट्री कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो उसमें अपना अलग से जो टैलेंट है, एक्सक्लूसिव टैलेंट, उसको ऐड करता है। ये ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट दोनों मिलकर के ग्रेट क्रिएटिव पावर बनते हैं, शेपिंग पावर बनते हैं, न्यूनेस का कारण बनते हैं, इन्वेंटिवनेस का कारण बनते हैं। नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग अलोन, राइट, उसकी कंप्लीट मीनिंग अकेले कभी नहीं होती। His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. क्या है उसका मामला? His significance, उसका प्रभाव, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. जो डेड पोएट है, जो डेड आर्टिस्ट हैं, मतलब जो हमारे क्लासिकल पोएट्स हैं, राइट, जो हमारे ट्रेडिशनल पोएट्स हैं, उनको कॉपी करना, उनसे बन करके, उनसे मिल करके बना होता है एक पोएट। उसका महत्व, उसकी प्रशंसा is the appreciation of his relation to the dead poets and artists. Above all, the poet or artist has to work in the long established tradition of the literature to which he belongs. जो लॉन्ग स्टैब्लिश ट्रेडिशन ऑफ लिटरेचर है, जो परंपराओं पर स्थापित लिटरेचर है, उसी को वो आगे ले जाता है, उसी को कंटिन्यू करता है। अकॉर्डिंग टू एलियट, द पोएट एंड द पोएम आर टू सेपरेट थिंग्स। पोएट को पोएम में मिक्स नहीं होना चाहिए। पोएट को अपनी पर्सनालिटी, अपना ईगो, अपना इमोशन पोएट्री में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, राइट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, सेपरेट थिंग्स, एंड दैट द फीलिंग और इमोशन और विजन रिजल्टिंग फ्रॉम द पोएम इज समथिंग different from the feeling, emotion, vision in the mind of the poet. The art emotion is different from personal emotion. Art emotion personal emotion से पूरी तरह से अलग होता है, पूरी तरह से सेपरेट होता है, पूरी तरीके से डिफरेंट होता है। Art emotion is different from personal emotion. ये टी.एस. एलियट की वो सबसे फेमस लाइन, जिसने टी.एस. एलियट को एक क्रिटिक के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया था इस 20th सेंचुरी में क्रिटिकल वर्ल्ड में। पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, पर्सनालिटी से ही बचाव है। Sprang from what he viewed as the excess of romanticism. Many scholars have noted how continuous Eliot's thought and the whole of modernism is with that of the Romantics. His impersonal poet even has links with John Keats, who proposed a similar figure in the chameleon poet. Chameleon poet का concept दिया था किसने? जॉन कीट्स ने, जहां वो कहते हैं पोएट की अपनी तो आइडेंटिटी नहीं होती, वो कैमिलियन होता है, वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार अपना रंग बदल देता है, और वही असली पोएट है, राइट। आर्ट इमोशन और पर्सनल इमोशन अलग होते हैं, और पोएट्री इज नॉट द टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, sprang from what he viewed as the excess of romanticism. फिर theory of impersonality के बाद उनका एक ऐसे आता है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, जो 1919 में पहली बार पब्लिश हुआ था। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में वो एक थियोरी की बात करते हैं, और वो थियोरी है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की। बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि हु इज एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव।
Objective correlative, the term was not coined by Mr. T.S. Eliot. T.S. Eliot ने उस टर्म को क्वाइन नहीं किया था. टर्म इन फैक्ट वॉज क्वाइंड बाय एन अमेरिकन. एक अमेरिकन थे, उन्होंने उस टर्म को क्वाइन किया ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को, और उनका नाम क्या था? What was the name of that American who coined the phrase objective correlative? Who can tell? You can drop your message. कि who coined the phrase objective correlative? I have given you a clue कि he was an American. Hamlet and his problems में he talks about objective correlative, and on the grounds of objective correlative, T.S. Eliot declares that Shakespeare's Hamlet is an artistic failure. आर्टिस्टिक फेलियर क्यों है? बिकॉज इट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. इसमें वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है. देन व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? है क्या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव? उसको डिफाइन करते हैं मिस्टर टी.एस. एलियट कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. Right? Objective correlative is a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion, such that when the external facts which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. तो जो इमोशन होता है वो immediately वहां से इवोक हो जाता है. ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, और इसी ग्राउंड पर इन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स Eliot makes bold claim that Shakespeare's play Hamlet, far from being a triumph, is an artistic failure. Eliot goes on to argue that Coriolanus, a late tragedy by Shakespeare, is, with Antony and Cleopatra, Shakespeare's most assured artistic success. Shakespeare की most assured artistic success Coriolanus है, एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा है, बट हैमलेट जो है ये आर्टिस्टिक फेलियर है, बिकॉज इट डजंट हैव द सेट ऑफ चेन्स जिसके थ्रू ही कुड एक्सप्रेस द इमोशंस. हैमलेट अपना इमोशन एक्सप्रेस कर पाए वो नहीं हो पाता, और इसीलिए आर्टिस्टिक फेलियर डिक्लेयर कर दिया है उसको मिस्टर थॉमस स्टर्न्स एलियट ने. ऑलराइट, then another essay appears. Another essay, The Metaphysical Poets. In fact, this essay was written as a preface to the collection of metaphysical poetry, and Eliot's essay on the metaphysical poets was originally published in the Times Literary Supplement as a review of a just published selection of their poetry by the scholar Herbert J.C. Grierson. Herbert J.C. Grierson ने एक पोएट्री का कलेक्शन निकाला था, टाइटल थी उसकी मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड द पोएम्स ऑफ द 20th century, done to Butler. And T.S. Eliot was asked to write a review of this edition, and T.S. Eliot wrote the review, and the name of the review was The Metaphysical Poets. And in this Metaphysical Poets, in this review, he talks about किसकी बात करते हैं? दो थ्योरी यहां पर भी आती है, दो फेमस थ्योरी. एक है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी
और एक है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात वो अपने इस पोयम में, इस एसे में करते हैं। He quickly settles on a group of poets that he regards as metaphysical poets. These include John Donne, George Herbert, Henry Vaughan, Abraham Henry Cooley, Richard Crashaw, Andrew Marvell, and Bishop King. All of the poets, as well as the dramatists Thomas Middleton, John Webster, and Cyril Tourneur, ये मेटाफिजिकल पोएट्स डिक्लेयर होते हैं टीएस एलियट के द्वारा। एंड हियर ही गिव्स अ थियरी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड देन डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सेंसिबिलिटीज का अलग अलग हो जाना ये डिसोसिएशन है, और यूनाइट हो जाना यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। द टर्म dissociation of sensibility comprises two words, dissociation and sensibility। दो वर्ड्स यहां पर है, dissociation and sensibility। The meaning of the word dissociation is separation or detachment, and sensibility is the sensation or feeling। So the term stands for detachment of thoughts from sensation in the case of poetry writing, right? Detachment of thoughts, किससे detach हो जाना? From sensations in the case of poetry writing। poetry writing के समय thought और sensations दोनों का अलग अलग हो जाना dissociation of sensibility है। थॉट और सेंसेशन, थॉट और सेंसेशन दोनों का अलग अलग हो जाना डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। इज इट ओके? अब जब हम रोमांटिक पोएट्री की बात करते हैं तो इन द रोमांटिक पोएट्री देयर इज सेंसेशन। जब हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ थॉट, इज द पोएट्री ऑफ माइंड। तो थॉट की पोएट्री और एक माइंड की पोएट्री, ये दो अलग अलग चीजें हो गई हैं, राइट? थॉट अलग चला गया, सेंसेशंस अलग चला गया। एक 18th सेंचुरी ने ले लिया, एक 19th सेंचुरी ने ले लिया। मींस sensations and thoughts were separated। That is dissociation of sensibility। And Mr. T.S. Eliot says that poetry must unify thought and sensation। दोनों को इकट्ठा करना चाहिए, thoughts को और sensation को। And in the views of T.S. Eliot, in the eyes of T.S. Eliot, it was metaphysicals। ये metaphysical poets थे। Metaphysicals of the 17th century, they combine thought and sensations। थॉट और सेंसेशंस को उन्होंने कंबाइन किया। and hence metaphysicals were better poets than the 18th century poets than the romantic poets। ये टीएस एलियट का व्यू है, ये टीएस एलियट का ओपिनियन है कि मेटाफिजिकल्स वर फार बेटर, मेटाफिजिकल्स वर फार बेटर देन 18th century poets, than neoclassical poets and romantic poets, because they unified thought and sensations, that is unification of sensibility। And then T.S. Eliot says modern poets are also combining sensations and feelings, sensations and thoughts,
Hence, metaphysicals are compared. Metaphysicals are with modern poets. T.S. Eliot depreciated 18th century and romantic poetry, and he appreciated 17th century poetry. Before elaborating on the dissociation of sensibility, the unification of sensibility should be clarified so that we can appreciate the intellectual or metaphysical poets very well and conspicuously. The term unification of sensibility means fusion of thought and feeling. Fusion of thoughts and feelings by the early Jacobean poets, especially by John Donne. By this term, Eliot links the modern poets and metaphysical poets. Right, T.S. Eliot मॉडर्न पोएट्स और मेटाफिजिकल पोएट्स को लिंक करते हैं थ्रू द टर्म unification of sensibility. I hope now it's clear. Dissociation of sensibility as well as unification of sensibility. If still any doubt, then once again drop your message in the comment box. I am here to respond. Let's proceed. T.S. Eliot, Matthew Arnold, Samuel Taylor Coleridge, Dr. Samuel Johnson, John Dryden, they are called poet critics. They were poets as well as critics, and a poet better understands criticism. For T.S. Eliot, as with Samuel Taylor Coleridge, poetry is the opposite. Poetry is the union of opposites. What is poetry? Poetry is the union of opposites. But there is a difference between the opinion of Samuel Taylor Coleridge and T.S. Eliot. Whereas Coleridge explains that this reconciliation of opposites, जो पोएट्री क्या है, यूनियन ऑफ अपोजिट्स है, और कॉलरिज कहते हैं कि अपोजिट्स में एक रिकॉन्सिलेशन होता है, एंड दिस रिकॉन्सिलेशन ऑफ अपोजिट्स इज ब्रॉट अबाउट by the synthetic power of the secondary imagination. Right? T.S. Coleridge says that secondary imagination has the shaping power. Secondary imagination is a creative power. Right? It is the root of creativity, that is secondary imagination. And secondary imagination makes a reconciliation between opposites, between the union of opposites. जबकि T.S. Eliot is quite different. T.S. Eliot replaces the word secondary imagination by the word unification of sensibility, by the word unified sensibility. To express, क्या बताने के लिए ऐसा काम करते हैं? To express the operation of the poet's mind. Eliot assigns primacy to the poetic sensibility, which for him is the basis for writing poetry. पोएट्री राइटिंग का बेसिस ही जो है वो क्या है? पोएट्री राइटिंग का जो बेसिस है वो पोएटिक सेंसिबिलिटी है. By sensibility, Eliot does not merely mean feeling or the capacity to receive sense impressions. For Samuel Taylor Coleridge, primary imagination and secondary imagination, there are two types of imagination. Primary imagination is receptive. Primary imagination is perceptive. And secondary imagination is the fusing power.
Secondary imagination fuses the material gathered by the primary imagination in order to create something new. T.S. Eliot says that sensibility does not merely mean feeling or the capacity to receive sense impression. He means much more than that. By sensibility, he means synthetic faculty. What is synthetic faculty? A faculty which can amalgamate and unite thought and feeling, which can fuse into a single whole the varied and disparate, often opposite and contradictory experiences, the sensuous and the intellectual. Alright, sensuous, intellectual, ये दो डिफरेंट टर्म्स है और सिंथेटिक फैकल्टी इन दोनों को यूनाइट करती है. इट फ्यूजेस इनटू अ सिंगल होल दैट वेरीड एंड डिस्परेट, often opposites and contradictory experiences, the sensuous and the intellectual. Alright. T.S. Eliot also criticizes Victorian poets, especially Robert Browning and Tennyson, by declaring that these Victorian poets do not think, they do not feel their thoughts as immediately as the odor of a rose. A thought to them was an experience. It modified his sensibility. When poet's mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamating disparate experience. The ordinary man's experience is chaotic, irregular, fragmentary. The latter falls in love or reads Spinoza, and these two experiences have nothing to do with each other or with the noise of the typewriter or the smell of cooking. In the mind of the poet, these experiences are always forming new wholes. These are the lines of T.S. Eliot about the Tennyson and Browning and other poets. A thought to them was an experience. This is an important line. It modified his sensibility. When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamating disparate experiences. The ordinary man's experience is chaotic, irregular, and fragmentary, while a poet's mind is in perfect order, or the perfect order में होता है, then only it creates something new, and that newness is poetry. Right? वो न्यूनेस ही पोएट्री है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं. Is it okay? T.S. Eliot, as a critic, these were his basic terms, and the basic terms now I have cleared, I have explained in detail, and I hope now you are able, you will be able to answer all the questions related to T.S. Eliot and his criticism. Alright?